सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जीएस के सेशन में आज हम पढ़ेंगे उसी मौर्य प्रशासन में आगे बातें देखेंगे। पिलर एडिक्ट पढ़ लिए थे, उनमें हमने क्या बात करी थी। एक प्रश्न आता है कि मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना क्या है? आपका स्तंभ लेख, या इनको कह देते हैं आपका पिलर एडिक्ट। यहां तक बात समझ में आ रही है? इसकी कई बातें देखी थी, इनको भी दो भागों में बांटा था हमने, दीर्घ वाले और दूसरे वाले कौन से आपके लघु वाले, यानी मेजर पिलर एडिक्ट और दूसरे वाले माइनर वाले। ठीक है, अभी समझ में नहीं आएगा, वो कल वाला आपका रिवाइज करें। अच्छा, इन दीर्घ वाले में हमने बात करी थी कौन सी वाली? एक तो प्रयाग वाले की, फिर उसके बाद में दिल्ली में दो हैं। जो प्रयाग में है वो पहले कभी कौशाम्बी में हुआ करता था और बाद में वो कहाँ गया? इलाहाबाद के किले में, लेकिन लेके कौन आया? अकबर। ये प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है। आगे देखेंगे दिल्ली में देखने को मिलेंगे दो वाले, लेकिन वो अलग अलग जगह से आते हैं, इसलिए उनके अलग अलग नाम भी हैं। पहला है दिल्ली टोपरा, क्योंकि टोपरा से आया था। टोपरा एक जगह है, कहाँ पे? हरियाणा में, इसलिए उसको बोल दिया जाता है कैसा पिलर है आपका? मेजर पिलर एडिक्ट है। उसमें से भी कौन सा वाला? नाम क्या है? दिल्ली टोपरा। इसको कौन लेके आया? टोपरा से दिल्ली कौन लेके आया? फिरोज शाह तुगलक, FST लेके आया। तुगलक डायनेस्टी अभी हम आगे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में दिल्ली मेरठ वाला, वो भी है जैसे टोपरा से दिल्ली गया था वैसे ही आपका मेरठ से दिल्ली गया। इसको अगेन कौन लेके आया? फिरोज शाह तुगलक। ये हमारे कौन से वाले हो गए? मेजर वाले कल हमने करे थे। फिर हमने बात करी थी कि जो आपके स्तंभ लेखे उनमें से कौन से आपके लघु वाले भी हैं, उनको एक नजर में देख लेते हैं। सारनाथ और सांची वाले की खासियत क्या थी? अशोक ने अपने महामात्यों को संघ भेद रोकने के लिए, संघ में जो आपकी डिस्टर्बेंस ना हो जाए, संघ टूट ना जाए, उसके लिए आदेश दिए थे कि जाओ काम करो। महामात्य क्या थे आपके? धार्मिक उसको लिए आपके नियुक्त मंत्री हुआ करते थे, शुरुआत में हम पढ़ चुके हैं। उनकी नियुक्ति कौन से वाले में बताओ? वृहद शिलालेख में कौन से वाले में बताओ? 5वें में, एग्जैक्टली। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, तो सांची के बारे में बात करें, बुद्ध कला और मूर्ति कला का निरूपण कहां देखने को मिलता है? सांची में। प्रश्न आएगा सांची में कि भाई साहब ये कोई कुषाण काल का मिलता है, ये उस काल का मिलता है। वास्तव में देखें आंसर क्या रहेगा? बौद्ध कला का। किस कला का? काल नहीं, कला का। ठीक है, तीसरा प्रश्न रहेगा सांची में जो स्तूप बनवाया है वो किसने बनवाया? अशोक साहब ने बनवाया था। आगे हम बात करेंगे कौशाम्बी का जो अभिलेख है उसको रानी का अभिलेख भी बोला जाता है, क्योंकि उनकी जो रानी थी, किसकी? आपकी अशोक की, उसका नाम है कारवकी। उसका नाम या उसका उल्लेख देखने को मिलता है। और आप बात करेंगे, एक प्रश्न बनेगा कारवकी से, वो रानी अशोक की जिसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वो नाम क्या है आपका? कारवकी। यहां तक बात समझ में आ गई। इसी में उसके पुत्र तीवर की भी चर्चा आगे चल लेते हैं। अपना है रुमिंदेई वाला, इस वाले में चर्चा है कि अशोक साहब क्या हुए अपने जीवन में जो है ना, अरे उसके बाद में, युद्ध के बाद में, कौन सा वाला? दिल्ली बताओ, कलिंग वाला। किस में चर्चा है बताओ? 13 वाले। गुड, अच्छी बात है। तो वो जब आपके पवित्र स्थान पे गए जहां जहां संबंध था किसका? महात्मा बुद्ध का, तो उनमें से एक जगह है आपका लुम्बिनी, जहां पे महात्मा बुद्ध जन्मे थे। ठीक है, तो वहां पे गए और इसकी चर्चा किसमें? रुमिंदेई किसमें? लेकिन कौन सा वाला है? पिलर, या बात करेंगे स्तंभ लेख है, रुमिंदेई स्तंभ लेख, वहां पे चर्चा है। और ये चर्चा है कि लुम्बिनी में जो नेपाल में पड़ता है, वहां पे बलि माफ कर दिया और भाग माफ कर दिया। उस टाइम पे बलि का मतलब था धार्मिक कर, उस टाइम पे भाग का मतलब था भूराजस्व, और कम कर दिया। कितना कर दिया? 1/6 से कितना कर दिया? 1/, ये कम हुआ ज्यादा हुआ? कम हो गया। ठीक है ना, कम हो गया, क्योंकि इसमें टैक्सेशन की थोड़ी चर्चा देखने को मिल जाती है कि टैक्स कितना हुआ करता था उस टाइम पे। तो इसीलिए रुमिंदेई अभिलेख को एक अन्य नाम से जानते हैं, नाम बताओ? आर्थिक अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। सबसे छोटा वाला भी है रुमिंदेई वाला, ये सब चीजें देख लेना आप। फिर उसके बाद में गोवा लेक भी थे, उनमें हमने बहुत सारी चर्चा की थी। दोबारा क्लास नहीं पढ़ानी है, बस इतना ध्यान रखना है। जो बराबर की गुफाएं जो कि कहां है? आपके बिहार में, उनको किसने बनवाया? अशोक साहब ने बनवाया था। कितनी गुफा बनाई? 4 बनवाई, लेकिन चारों की चारों गुफाओं में अभिलेख नहीं मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 3 में मिलते हैं। अच्छा, उन अभिलेख से पता पड़ता है कि इन गुफाओं को दान किया गया था किस संप्रदाय के लोगों के लिए? आजीविकों के लिए। लेकिन आप देखोगे एक और गुफा बनवाई गई है, बराबर में नहीं, कहां पे? आपके कौन सी? नागार्जुनी पहाड़ियों में, वहां गुफाएं बनवाई है उसी के उत्तराधिकारी ने, नाम है उसका दशरथ। ठीक है, अच्छा, अशोक को एकदम से फॉलो किया, अशोक ने नाम रखा अपना देवानाम प्रिय। तो प्रश्न आएगा कि अशोक के उत्तराधिकारियों में से किसने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करी? तो नाम है दशरथ। तुरंत बाद वाला, कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, यहाँ होगी। फिर उसके बाद हम संप्रति आते हैं, वो आते हैं लास्ट में क्या होता है? पुष्यमित्र शुंग जो है ना आपका मौर्यों का सेनापति था, और वो क्या कर देता है? अंतिम मौर्य शासक जिसका नाम क्या है? बृहद्रथ, उसकी हत्या कर देता है यार। ठीक है, सप्तांग में आप बताओ जल्दी से। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन है आपका? स्वामी, या जिसको किंग बोलते हैं। उसके बाद में क्या है? महामात्य। ठीक है, उसके बाद में जनपद, एरिया भी तो होना चाहिए। उसके बाद में दुर्ग होना चाहिए। इधर चले गए थे, पैसा होना चाहिए, यानी कोष हो गया। उसके बाद में दंड, बिना पनिशमेंट के कोई मानेगा नहीं, काय के राजा, राजा का। और उसके बाद में मित्र। ठीक है ना, हर राजा के आपका, आप कितने बड़े उससे दिखता है कि आपका जो फ्रेंड सर्किल है कितना बड़ा है। ठीक है, वो भी चीज होगी। आपका मित्र भी कितना बड़ा है। कई बार देखो आपका मित्र कोई राजा है, देखो तुमसे मजाला कोई थोड़ा भी कुछ किया जाए, नहीं है क्या? तो वो सारी चीजें रहती भी हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मौर्य प्रशासन में, आगे थोड़ा और बढ़ते हैं।
अब आपको एक और बात बताऊं, इन जो क्लासेस की जो चल रही है ना रेंज, आपका चाहे तो लोअर पीसीएस वगैरह आता है या आरओ आएगा, ठीक है, या आपका सीजीएल है, उन सब के लिए आपका रेंज रह रही है। देखो दो बातें होती हैं, कुछ लोग समझते हैं कि जो लास्ट 1-2 महीना रह जाएगा तभी हम क्लास करेंगे, तभी हम पढ़ेंगे। सॉरी टू से, उस टाइम पे क्लास नहीं की जाती है, उस टाइम पे रिवीजन किया जाता है, और वो जो क्रैश कोर्स होता है उन लोगों के लिए होता है कम समय में रिवीजन के लिए, और इसीलिए सिलेक्शन नहीं होती। ये टाइम होता है यहाँ पे आपको बड़ा भीतर भी पढ़ाया जाता है आराम से ना, आपको जल्दी है, जल्दी होती है तो फिर समझ में नहीं आता है, अरे यार मोटे मोटे पॉइंट बताओ, फिर आप कभी भी इनके साथ में नहीं रह पाते हो। और आपने थोड़ा भी वक्त नहीं गुजारा इनके साथ में, सारा खेल किसका है? टाइम का है ना, वो तुम्हारे होंगे, ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारी होगी, है कि नहीं? सो इट इज क्वालिटी टाइम बिताओ इनके साथ में, बाकी चीजें यही है। इसलिए हमने क्या बोला, कोई हड़बड़ी नहीं, जैसे टाइम आएगा फिर चीजें उठा लेंगे। तो अभी क्या है, मौर्य प्रशासन के बारे में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे मौर्य प्रशासन है, प्रशासन में अधिकारी भी रहते हैं, तो कुछ शीर्षस्थ अधिकारी हैं। शीर्षस्थ बोले तो आपके एपेक्स वाले, टॉप वाले अधिकारी हैं, उनको तीर्थ नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? तीर्थ। मौर्य शासन में, मौर्य काल में तीर्थ का मतलब क्या है? उच्च अधिकारी। क्या तुम तीर्थ बनोगे? अभी टाइम पे हायर जो पोस्ट होती है हमारे यहाँ पे अलग अलग बोला जाता है, हायर पोस्ट बोल देंगे, बड़े अधिकारी हो ऐसे करके बोल दिया जाता है। उस टाइम पे वो बड़े अधिकारी थे, टॉप वाले, टॉप क्लास वाले अधिकारी थे, उनको क्या बोला जाता था? तीर्थ। बस समझ में आई? पूछेगा मौर्य काल में तीर्थ का मतलब क्या है? शीर्षस्थ अधिकारी, बड़े अधिकारी, ठीक है ना। नहीं पढ़ा है तो तुक्के मारो, फिर करोगे 4 ऑप्शन में जय माता दी, फिर कहोगे इस बार बचा ले ठीक है। तीर्थ बोले तो महामात्य, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है आपकी? 18 है। इनमें से प्रमुख को देख लेते हैं, कुछ को देख लेते हैं। पहला एक क्या है, नगर का प्रमुख न्यायाधीश कौन होता था? व्यावहारिक। मौर्य काल में व्यावहारिक कौन है भैया? प्रमुख न्यायाधीश है। न्यायाधीश को व्यावहारिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्यवहारिक नहीं, व्यावहारिक। देखो जो लिखा है वही लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में कौन सा अधिकारी है, कौन सा तीर्थ है, हम उन्हीं की भाषा बोलेंगे, ठीक है कि नहीं। जो टॉप लेवल का जो आपका ऑफिसर है वो कौन है आपका? तीर्थ कौन है आपका? अच्छा, जो मेन आपका जज है उसको कहते हैं व्यावहारिक। सेकंड कौन है? कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी। जो टैक्स आपका जो डिसाइड करता है, हमारे यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं कि नहीं है? हर साल जब बजट आता है ना, तब हम देखते हैं कि यार टैक्स बढ़ा, कम हुआ, क्या हुआ, तो सारी चीजें फाइनेंस मिनिस्टर देखता है। वैसे ही उसके टाइम पे जो अधिकारी हुआ करता था उसको कहते थे समाहर्ता। आज के समय में बात करें तो वो क्या है? वित्त मंत्री। मेरी बात समझ में आई? कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी, दैट इज समाहर्ता। समाहर्ता समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? राजकीय कोषागार का संरक्षक। टैक्स लगा लिया, अब जो कोषागार बना हुआ है उसका जो संरक्षक कौन है आपका? ठीक है, तो उसको बोलते हैं आपका सन्निधाता। क्या आपका है? सन्निधाता, ठीक है। यहां हो गया। अब हमारे पास में एक और अधिकारी है जिसका नाम है उद्योग मंत्री, उसको कहते हैं कर्मांतिक। उद्योग में क्या होता है? उद्यम करते हैं तभी तो उद्योग शब्द बना। उद्यम का मतलब कर्म करना, मेहनत करना, वहीं से एक शब्द बना दिया उन्होंने, कर्मांतिक। उद्योग मंत्री कौन है? कर्मांतिक। आप लिंक करके चलोगे तो रटना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव आपका सीमावर्ती दुर्गों का संरक्षक। जो आपके सीमाओं पे दुर्ग बने हुए हैं उनकी रक्षा करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था। देखिए कोई प्रशासन बिना अधिकारी के, बिना ड्यूटी असाइन करे आपका नहीं काम चल सकता है, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ अथॉरिटी, ये सारी करी जाती है। डिवीजन ऑफ वर्क, हमारे शरीर में ही देखो सारे काम अलग अलग हैं, नहीं क्या? आंखों की जो सेल है वो अलग तरीके की है, सुनने वाली कोशिकाएं अलग हैं, हाँ कि नहीं। हार्ट का काम पंप करने का वो अपना कर रहा है, दिमाग का काम अपना है, सबका काम अलग है। यहाँ पे भी डिवीजन ऑफ लेबर हो रखा है। वैसे ही एक प्रशासन भी क्या है, एक पुरुष, बड़ा पुरुष मान लो, उसके भी काम अलग अलग हैं, उस तरीके से किए जाते हैं। यहाँ पे भी हो गया, उसको कहते हैं अंत्यपाल। कौन है आपका? अंत्यपाल, ठीक है। सीमा से ध्यान रखो, एकदम अंत हो गया। पाल, अरे द्वार को रक्षा करे तो वो द्वारपाल, और सीमा पे है तो अंतपाल, ऐसे करके ध्यान रख लेना, ठीक है सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई समस्या नहीं। तो हमारा वही पुराना तरीका, एक बार क्योंकि रिवीजन करते हैं। हमने बात क्या करी? और प्रशासन में गए, और प्रशासन में जो शीर्ष अधिकारी उनको किस नाम से जाना गया? तीर्थ के नाम से। इनकी संख्या कितनी बताएगी आपकी? 18 बताएगी। बहुत सही बात। पहली बात हमने करी, जो मुख्य, जो मेन आपका जज है उसको किस नाम से जानते हैं? व्यावहारिक, ठीक है। उसके बाद में हमने बात करी कि जो टैक्सेशन सिस्टम है, ठीक है ना, कर निर्धारण का जो अध्यक्ष है या बात कर सकते हैं, उसको निर्धारित करने वाला जो अधिकारी है, ठीक है, जो तीर्थ है, उसको किस नाम से जानते हैं? समाहर्ता। उसके बाद में हमने बात करी कि जो कोष है उसका संरक्षक किस नाम से जानते हैं? सन्निधाता। नेक्स्ट हमारे पास कौन था? नहीं, उद्योग मंत्री।
कर्मांतिक, उद्योग का मतलब उद्यम से शब्द बना लो, कर्मांतिक, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास सीमांत जो दुर्ग है, जो किले बने हुए हैं, उनकी रक्षा करने वाला संरक्षक, अंतपाल, ठीक है, याद हो गया। बस इन्हीं में से ऑप्शन में डाल देगा, काम हो गया खत्म, ठीक। हमने ये बात करी थी, एक बात और है, जैसे हमारे यहाँ फाइनेंशियल हमारी जो वित्त वर्ष होती है, कब से कब है जल्दी बताओ, कितने दिन हो गए, 2 या 3 दिन हुए हैं ना अभी स्टार्ट होते हुए, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, ठीक है ना। चलो ये हमारी बात आपको पता है, चलेगा। सो ये हो गया। तो इनकी वित्त वर्ष देखते हैं, चलो इनकी वित्त वर्ष देखें। मौर्यों का जो राजकोषीय वर्ष है या फिजिकल ईयर है, वो कब में पड़ता है आपका, आषाढ़ से शुरू होता है, दैट मींस जुलाई से। मौर्यों का कब से होता था, ये एग्जाम में नहीं आएगा, वैसे ही हम इंटरेस्ट के लिए कर ले रहे हैं, ठीक है। बस ये आएंगे, इनको ध्यान रखना। देखो कोच का मतलब भी क्या होता है कि आपको बताया ये आएगा, लेकिन पढ़ के हम सब चलेंगे, फिर बाद में ये करेंगे इतना काम का है। इनमें से इनको कर लेना, ये पूछे जाते हैं मिलाने कि न्यायाधीश कौन को क्या कहा जाता है प्रशासन में, व्यावहारिक, ठीक है, समाहर्ता कर निर्धारण का अधिकारी, ठीक है, संनिधाता कौन है, कोषागार संरक्षक, ठीक है, कर्मांतिक उद्योग मंत्री, और ये अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का संरक्षक, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, अब दूसरे नंबर के जो अधिकारी थे उनको अध्यक्ष कहा जाता है। जो टॉप मोस्ट अधिकारी है, हायर क्लास है, A ग्रेड की क्लास है, वो क्या है, तीर्थ, और जो B ग्रेड वाली कौन सी आपकी अध्यक्ष है, ठीक है, यहां से एग्जाम में देखने को मिलता है। उनकी संख्या कितनी है भैया, 27 है, ठीक है सर। उनमें से 27 तो हमें नहीं काम किए हैं, जो अक्सर एग्जाम में आते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। पहला कौन है, कृषि विभाग का जो अध्यक्ष रहता है उसको क्या बोलते हैं, सीता अध्यक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सीता अध्यक्ष। सीता धरती से वो पैदा हुई थी ना, सीता वो धरती जिसकी माता हो, पिता शास्त्र का क्या था, ऐसा सीता के बारे में बोला जाता है। सर धरती से पैदा नहीं होती, थोड़ा गड़बड़ हो गया, जो है ना उनका, जो उनकी मम्मी का नाम ही धरती था, समझ में आ गया ना, तो ये कंफ्यूजन हो गया। बाद में लोग नहीं समझ पाए तो उनको जो है ना धरती से एक नई कहानी जोड़नी पड़ी। पहले जुगाड़ सिस्टम खूब चला करता था, हमारे ये जो है ना महापुरुषों को ऐसे बना दिया है, असल में उनकी मम्मी का नाम धरती था, तो पृथ्वी की पुत्री तो हो गई ना वो। अच्छा चलो मैं लिंक कर रहा हूँ, ये पढ़ाई से बाहर नहीं लेके जा रहा हूँ, धर्म ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं लेके आऊंगा, सीता का शब्द समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। कृषि विभाग, सीता शब्द वहीं से जुड़ा हुआ ना, खेती से, ठीक है ना। सीता अध्यक्ष कौन हो गया, कृषि विभाग का अध्यक्ष, ठीक है। अच्छा सीता से मतलब क्या है, अब यहाँ पे सीता का मतलब वो सीता नहीं, यहाँ सीता का मतलब है जो कृषि क्षेत्र से जो आय होती है, जो इनकम होती है, मान लीजिए एग्रीकल्चर जो फील्ड है ना, एरिया है, वहां से जो इनकम होगी उसको क्या बोलेंगे, सीता। उद्योगों से होने वाली आय को सीता नहीं बोलेंगे। सीता कौन सी इनकम है, जो कृषि क्षेत्र से हुई है, राज्य की कृषि भूमि से, आपकी प्राइवेट से नहीं से, आपकी प्राइवेट भूमि से नहीं, जो मौर्य प्रशासन की जो खुद की होती थी, सरकारी जो भूमि हुआ करती थी, उससे जो इनकम होती थी, उसको क्या बोला जाता था, सीता। और सीता अध्यक्ष कौन, कृषि विभाग का अध्यक्ष कौन कहलाता है, सीता अध्यक्ष, कृषि और ये भूमि, ऐसे करके लिंक कर लेना। अब यहीं से जुड़ा हुआ चारागाह, सीता अध्यक्ष ये हो गया कृषि विभाग का, तो चारागाहों का अध्यक्ष कौन कहलाया, विविता अध्यक्ष, सीता की जगह पे विविता। समझ में आई बात है, चलो आ जाएंगे आगे चलते हैं। आपका मुद्रा या टकसाल वाला आपने यहां बात कर लिया, अब हम बात करेंगे पैसे की। मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष कौन है, लक्षणाध्यक्ष। मुद्रा या टकसाल का अध्यक्ष कौन है आपका, लक्षणाध्यक्ष, ठीक है। लक्षण ठीक नहीं है क्या, सीधे बैठो, अच्छी मुद्रा में बैठो, ऐसे लिंक कर लो। वैसे मुद्रा का मतलब क्या है आपका, वो पैसे वाला है, ठीक है। व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष पन्याध्यक्ष। अच्छा व्यापार को पण्य बोला जाता था, ठीक है ना, तो पन्याध्यक्ष कौन हो गया, व्यापार का अध्यक्ष है, ठीक है। ओके अच्छा जो व्यापारी होते थे उनको कई बार पणी बोला जाता, वो आगे बताऊंगा, आगे शब्द आएगा तब, लेकिन अभी जानबूझ के बोल दे रहा हूं, जिससे क्या है कि शब्द पहली बार तो सुन लिया होगा, बाद में लिंक करा दूंगा। देखो मैंने बताया था, वो यहीं से पन्याध्यक्ष हो गया व्यापारियों का या व्यापार वाणिज्य का। माप तौलकिये को बोलेंगे पोतवाध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद में खानों का अध्यक्ष कौन है आपका, आकाराध्यक्ष। उसके बाद में सड़क निर्माण अधिकारी अग्रनोमाई, कौन है आपका, अग्रनोमाई। हमारे कितने हो गए, लगभग 7 हो गए। ये तो समझ में आ गए होंगे, खेती वाले हैं। फिर हमने पैसे की बात करी, पैसे से व्यापार हो गया, व्यापार के बाद में हमने माप तौल, व्यापारी क्या करेगा, माप तौल करेगा, ठीक है ना। उसके बाद में 2 बच गए, खान और सड़क बच गए, खान और सड़क बच गए, ऐसे करके 7 हो जाएंगे लिंक। अभी देखते हैं, ब्रेन पे प्रेशर डालते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या था, इधर आओ, उधर से जाने नहीं दूंगा मैं। 7वें नंबर पे सड़क निर्माण का अधिकारी, उसको कहेंगे आपका क्या, अग्रनोमाई, ठीक है। उसके बाद में 6ठे पे चलो जल्दी से बताओ, उद्योग खानों का मंत्री है ना, आकाराध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद 5वें पे जाओ जल्दी से, माप तौल है, पोतवाध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद में आपका 4थे पे क्या है आपका, वाणिज्य व्यापार का पन्याध्यक्ष। उसके बाद में तीसरे पे मुद्रा या टकसाल, टकसाल होती है जहाँ टक्के वगैरह आपके ढाले जाते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको बताओ,
मिंट, हाँ मिंट बोलते हैं, वेरी गुड, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गए। अब आ जाओ कहाँ पे, दूसरे नंबर पे कौन है, चारागाह, चारागाह वाले का विविताध्यक्ष। हमारे पास में कृषि विभाग का कौन है, सीताध्यक्ष। बात समझ में आ गई, ठीक है। इनमें से जो है ना एक न एक क्वेश्चन कभी ना कभी आ जाता है, जैसे ही एग्जामिनर को हाई लेवल का पढ़ाना होगा इन्हीं में से उठा लेता है। हम केवल छोटा मोटा पढ़ लेते हैं, मौर्य साम्राज्य उसका संस्थापक ये चंद्रगुप्त तो उसका बेटा, इतना पढ़ा पढ़ लिए। पेपर टाइम पे मजबूरी भी है, इतना ही पढ़ना पड़ता है। अब थोड़ा वक्त है तो थोड़ा खुल के पढ़ा करो, चलेगा। नेक्स्ट हमारी ये भी बात हो गई। अब चलते हैं आपके मौर्य काल में जो न्यायालय थे। अच्छा बताओ, जो प्रमुख नगर का प्रमुख न्यायाधीश उसको क्या बोलते थे, व्यावहारिक। चलो अब जो न्यायालय है वो आपके, उनको क्या बोला जाता है, धर्मस्थी न्यायालय, और दूसरा आपका कंटक शोधन वाला। प्रश्न रहता है कई बार आरओ में पूछा गया है ये। धर्मस्थी न्यायालय आज के समय में तुलना करें तो दीवानी न्यायालय हमारे, और दूसरे फौजदारी वाले हैं कौन से, कंटक शोधन वाले। दीवानी कौन से वाले, सिविल कोर्ट जिनको बोल दिया जाता है, ठीक है ना। सीआरपीसी की ये जो यूज करते हैं वो फौजदारी वाले करते हैं। जो लड़ाई दंगा वो तगड़े वाले हो गए, वो किस में जाएंगे आपके, इसमें फौजदारी वाले। हाँ समझ वाली ना, दो तरह की आपकी संहिता है, आईपीसी और दूसरी आपकी सीआरपीसी। आईपीसी बोले तो इंडियन पीनल कोड, ठीक है ना, और दूसरी वाली सीआरपीसी, सीआर से बोले तो क्रिमिनल, पी से पीनल कोड, पीनलाइज करना, दंड संहिता, कोड बोले तो संहिता, ठीक है ना, दंडित करना, पीनलाइज करना। ये मेरी बात समझ में आएगी। न्यायालय दो प्रकार का, अभी क्वेश्चन पूछूंगा तुम्हें, बता दूंगा तुम्हें अभी। अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या है आपका, अब न्यायालय की बात होगी। अब बात करते हैं आपके गुप्तचर विभाग के प्रमुख को क्या बोलते थे, महामात्य सर्प। क्या बोलते थे, गुप्तचर। एक यहां से लिंक करो, आपका सर्प से लिंक करो। वो आस्तीन का सांप है ना, पता ही नहीं पड़ता वो किन के पक्ष में, ठीक है। ऐसे ही करके आपके क्या है, जो गुप्तचर होते थे पता ही नहीं आपके बीच में बैठे हुए हैं, और आपका भेद किसको दे रहे हैं, क्या है, मुखबिर टाइप के, ठीक है ना। तो यहीं से आपका लिंक हो जाएगा। गुप्तचर विभाग के प्रमुख को क्या बोलते थे, महामात्य, तो मंत्री हो गया, सर्प बोले तो गुप्तचर वाला, ठीक है, महामात्य सर्प। क्या लिंक हो पाएगा, इस अधिकारी को क्या बोलते हैं, ठीक। आगे हमारे पास में क्या है, अच्छा अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को किस अन्य नाम से बोला गया, क्या बोला है, गूढ़ पुरुष। गूढ़ का मतलब जो बातें मन में छिपा के रखते हैं, पता ही नहीं पड़ता है, भेद ही न दे, ठीक है। अच्छा ये दो प्रकार के गूढ़ पुरुष, जो एक स्थान पर कार्य करते रहते हैं। जैसे कहीं चले गए, डोभाल सर हमारे गए थे पाकिस्तान में बहुत दिनों तक, वहां की आर्मी वगैरह में रहे, ठीक है, पता ही नहीं पड़ा था ये कहाँ के, उन्हें लगा सब कुछ वही है, तो इसलिए आपके पाकिस्तान वाले डरते भी हैं, भेद बदल के रहते। चलो इनको बोला जाता था संस्था। वो गुप्तचर जो एक ही जगह रहते थे उनको किस नाम से जाना जाता है मौर्य काल में, संस्था। और कुछ लोग ऐसे कभी आज यहाँ है, कभी वहां है, कभी भिखारी के बेच में, कभी किसी के बेच में चलते रहते हैं, जरूरत पड़ती रहती है। ऐसे भ्रमणशील गुप्तचरों को किस नाम से जानते थे, संचारा। अरे संचार करते रहते थे, कोई दिक्कत। यहाँ तक कि मौर्य काल में न्यायालय जो है ना आपका, उसको धर्मस्थी बोला जाता है और आपके कंटक शोधन बोला जाता है। दो तरह का न्यायालय, मेरी बात समझ में आ रही है ना। न्यायालय कितने प्रकार का है, दो प्रकार का है। जो धर्मस्थी न्यायालय उनको दीवानी न्यायालय बोला जाता है, और जो कंटक शोधन वाले फौजदारी न्यायालय, जो आज के समय में इनके नाम है दीवानी फौजदारी वाले, ठीक है। फिर हमने देखा था गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख है उसको क्या बोला जाता है, महामात्य सर्प बोला जाता है। अच्छा अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को किस नाम से जाना गया है आपका, गूढ़ पुरुष के नाम से, ठीक है ना, जो रहस्य छुपा ले वही तो आपका गुप्तचर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे हमने एक बात देखी थी, एक स्थान पर कार्य करने वाले जो गुप्तचर है उनको किस नाम से जाना जाता है, संस्था के नाम से। जो भ्रमणशील है उनको संचारक के नाम से। यहाँ तक हमारी बात हुई है। एक चीज और एक्स्ट्रा इसमें देखिएगा, मौर्य जो प्रशासन है, मौर्य प्रशासन की हम बात कर रहे हैं, क्या स्त्रियां उसमें भाग लेती हैं, एग्जैक्टली स्त्रियां भी उसमें भाग लेती हैं। साथ में हम बात करें तो प्रशासन में स्त्रियां तो आएंगी, साथ में जो चतुर टाइप की जो स्त्रियां है ना उनके बारे में बात करूं तो वो क्या होती है, आपकी गुप्तचर होती है। गुप्तचर बेवकूफ को थोड़ा ना बना देंगे, गुप्तचर कौन होगी, जो इंटेलिजेंट टाइप की होगी, चीजें निकल भी जाए, ठीक है, क्योंकि बेस बदल के रहना पड़ता है कई बार, जो ना आपको बहुत सारा दिमाग का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे आपके आईबी रो में हमारे यहाँ पे जाते हैं, एक मूवी आई थी एक टाइगर, उसमें क्या, ठीक है नहीं। सो ये सारी चीजें आपके मौर्य प्रशासन में, क्या महिलाएं भी प्रशासन में शामिल थी, एग्जैक्टली आंसर आपका हो गया, ठीक है। क्या गुप्तचर भी होती थी इन सब, ठीक। नेक्स्ट हम चलते हैं, आपके प्रांतों के जो प्रशासक हैं वो क्या कहलाते थे, कुमार कहलाते थे। अलग अलग प्रांतों का विकास किया किन्होंने, मौर्यन लोगों ने, ठीक है। उनमें से जो प्रांतों के प्रशासक हैं, जो हेड बनाए जाते थे, उनको एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनको किस नाम से जानते थे, कुमार, या इन्हीं का दूसरा नाम था आर्यपुत्र, या इन्हीं का दूसरा नाम था राष्ट्रिक। प्रांतों को उस टाइम पे राष्ट्र बोला जाता था अलग अलग, ठीक है। सौराष्ट्र राष्ट्र, उनके बारे में बात करेंगे, उज्जैनी राष्ट्र, ये सब प्रांतों को नाम दे दिए गए थे। किसके टाइम पे बात कर रहे हैं, मौर्य टाइम पे, ठीक है।
लेकिन यहीं पे एक और बात देखेंगे कि मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन कौन करता था? भैया एक समूह करता था, 30 सदस्यों का एक समूह, वो नगरों का प्रशासन किया करता था। किसके अनुसार? मेगास्थनीज के अनुसार। प्रशासन किसके द्वारा किया जाता था? 30 सदस्यीय समूह के द्वारा। अच्छा, इस समूह को कितने 6 समितियों में बांटा जाता था और हर एक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। हो गए ना, 6 पंजे 30, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये प्रशासन चला करता था नगरों का। और एक शब्द आता है मौर्य काल में, विष्टि का मतलब क्या होता था? बेगारी। बेगार लेते हैं नाम किसी से हमने काम करवा लिया, उसके बदले में कोई पारितोषिक नहीं दिया, कहने का मतलब कोई आपका पे नहीं करा, तो वो क्या होगी? आपकी बेगार होगी। और बेगार सबसे बड़ा पाप होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो, तो इसमें हमने क्या देखा ये बताओ जल्दी से। पहले हमारी बात क्या थी बताओ? प्रांतों के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है? कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक। दूसरी हमने एक बात करी, बताओ। मेगास्थनीज के अनुसार नगरों का प्रशासन किसके द्वारा? एक समूह के द्वारा किया जाता था। 30 सदस्यीय समूह था, 6 समितियों में बटा हुआ था, प्रत्येक में 5-5 होते थे। कहानी खत्म होगी। विष्टि शब्द का मतलब क्या है? बेगारी, ठीक है। अच्छा, ये सारी बात होगी, खत्म हो गया। अगला चलते हैं आपके मौर्य टाइम पे जो आर्थिक व्यवस्था उनकी क्या थी, ठीक है। कैसे उनका आमदनी होती है, कैसे आपका इकोनॉमी उनकी चलती है, रन करती है, देखते हैं आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे था उनका। तो सबसे पहले एक शब्द आता है आपका अदेव मातृक। फिर से सुनो, आपका क्या बोला उसने? अदेव मातृक। देखो, ऐसी जमीन है, इसको बेस्ट माना जाता था। ये भूमि है जिसमें खेती कैसे होती है? बिना वर्षा के। कहने का मतलब क्या है? ये जो क्षेत्र है वो वर्षा पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब यहाँ पर नदियां वगैरह होंगी, समझ आ रही है बात? तो अदेव मात्रिक जो भूमि थी वो आपकी अच्छी मानी जाती थी। तो क्योंकि देखो उस टाइम पे ऐसा तो नहीं है, बहुत ज्यादा आपके नगरों का विकास हो रहा है, डेवलप हो रहा है, खेती ही मेन आपका सोर्स रहा करता था इनकम का। तो उनमें से कौन सी खेती बेस्ट मानी जाती थी? अदेव मात्रिक। भैया आज भी देख लो, जिनके जो खेती है ना वर्षा पर निर्भर है, तो उन्हें टेंशन हो जाती है, थोड़े कुछ दिन आपका डिले कर जाए, पूरी फसल की फसल बर्बाद हो जाती है, सूखा पड़ जाता है। महाराष्ट्र में देखो आए दिन क्या होता है, लोग आपके सुसाइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि उनकी भूमि कैसी है? अदेव मात्रिक नहीं है। अदेव मात्रिक का मतलब जो वर्षा पे आपका डिपेंडेंट नहीं है। अदेव मात्रिक का मतलब क्या है? ये भूमि है जो बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती है, ये वाली बात होगी। अब चलते हैं आपका आगे वाला, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मौर्य काल में सोने के सिक्कों को किस नाम से जानते थे? स्वर्ण या निष्क। मौर्य काल में सोने के सिक्कों को किस नाम से जानते थे? निष्क। निष्क क्या है? निष्क क्या है ये उल्टा पूछ लेगा। मौर्य काल का सोने का सिक्का है, निष्क क्या है? स्वर्ण से तो समझ जाओगे, एग्जाम में स्वर्ण पूछेगा ही नहीं, वो पूछेगा क्या? निष्क क्या है ये बताओ। देखो सीधी सी बात होती है, एग्जामिनर जो है स्वर्ण क्या है पता पड़ जाएगी ना, लेकिन निष्क क्या है भाई? मौर्य काल का सोने का सिक्का है। अब एक और प्रश्न आता है, चांदी के सिक्के भी हैं। चांदी के सिक्कों को पण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पण। कितने पण का दिया है? और एक और बात बता दें, मौर्य काल में सबसे प्रचलित मुद्रा कौन सी है? पण। ये आपका पूछा गया एग्जाम्स में, ठीक है। आगे चलो, तांबे के सिक्कों को मौर्य काल में किस नाम से जानते थे आपके? मासक। तांबे के सिक्के कांसे के नहीं है, कॉपर के ये, क्या बोला गया है? मासक। मेरी बात समझ में आ गई यहाँ पे? बस इतना ही है इस वाले पेज में। अब बताओ, तो मैंने अर्थव्यवस्था चैप्टर शुरू करा, हमने एक बात देखी कि यहाँ पे एक टर्म आया है अदेव मात्रिक। अरे वो जमीन है जिसमें वर्षा की जरूरत नहीं है खेती करने के लिए, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है यहाँ पे? अब सिक्कों की बात कर लो। सोने के सिक्कों को यहाँ क्या बोला गया? निष्क या स्वर्ण, ठीक है। निष्क में ध्यान रखना। और चांदी के सिक्के को पण कहा गया। अब पूछेगा कि मौर्य काल में सबसे प्रचलित मुद्रा कौन सी है? तो पण, एग्जैक्टली। और तीसरी बात, तांबे के सिक्कों को माशक। क्लियर हुआ? बस इतना सा था पुरानी वाली स्लाइड में। अब चलते हैं, ये जो जगह दिख रही है ना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है और आप रटते आए हो, आज नहीं, आज हम देखेंगे। इस झील का नाम है क्या? सुदर्शन झील। क्या नाम है इसका? प्रश्न आता है ना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सुदर्शन झील, ये है आपकी। चलो, चंद्रगुप्त के समय सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल कौन से थे आपके? पुष्यगुप्त वैश्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है, समझ आ रही है ना, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। तो अलग अलग क्या है, प्रांतों में बांटा गया है साम्राज्य, और एक है आपका गुजरात साइड में, सौराष्ट्र बोले तो वो गुजरात वाला, ठीक है ना। वहां पे आप बात करोगे तो सौराष्ट्र का प्रांत का राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन बनाया है, नाम कौन है? पुष्यमित्र
पुष्यगुप्त वैश्य। ये पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त के टाइम पे सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन है? पुष्यगुप्त वैश्य। एक प्रश्न तो ये हो गया। दूसरी बात, ये क्यों फेमस है, क्यों मैंने रेड में ये आपका करा है, हाईलाइट करा है? रीजन ये है कि इसी ने क्या कराया? सुदर्शन झील का निर्माण करा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? सुदर्शन झील कितनी बार एग्जाम में पूछी गई है। ये जो अभी बताई गई थी, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करा? पुष्यगुप्त वैश्य ने। ये कौन है? राज्यपाल है। कहाँ का है? सौराष्ट्र का है। और किसके प्रांत का है? साम्राज्य किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल है। ठीक है ना? चंद्रगुप्त मौर्य का एक उसी के उसमें शासन में पड़ता है। ठीक है ना? क्या? सौराष्ट्र उसी का प्रांत है। ठीक। और उसका राज्यपाल है पुष्यगुप्त वैश्य। इसने निर्माण कराया है सुदर्शन झील का। यहां से ऐसे करके लिंक कर लेना। ये जो आपका नोट्स है ना, इसको कहते हैं आपका मेमोरी मैप एक तरीके से। ठीक है ना? एक बार तुम्हें ये पसंद आ गया ना, तो फिर आप वो थ्योरी पूरी कंप्लीट नहीं पढ़ोगे, क्योंकि जरूरत ही नहीं होती है। अब ये बात हो गई। अब चलते हैं, समय आ गया कौन सा आपका? अशोक के टाइम का। अशोक कौन है? इनका चंद्रगुप्त का नाती है, बेटा नहीं है। चंद्र का क्या है? बिंदु, चंद्र बिंदु। बेटा कौन है? बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा कौन है? अशोक। अशोक के टाइम पे फिर से चर्चा में आ गई सुदर्शन झील, क्योंकि इसकी मरम्मत कराई। और किसने कराई? अगेन सौराष्ट्र का ही प्रांत का गवर्नर है, उसका नाम है तुषास्प। क्या नाम है? बात समझ में आ रही है ना? तो इसी सौराष्ट्र प्रांत, अरे भाई प्रांत तो वही रहेगा ना, क्योंकि झील वहीं पे। समझ में आ रही है ना? क्यों उसमें आपकी रट रहे हो? सुदर्शन झील की मरम्मत करा रही है तो साथ में तो वहां का गवर्नर बनाया होगा। सही है ना? अब रटना नहीं। तो सौराष्ट्र प्रांत का ही अशोक के टाइम पे गवर्नर कौन है आपका? तुषास्प। इसने क्या करवाया? मरम्मत करवाई। ठीक है। प्लस अब एक और काम करवाया, पानी के निकास के लिए एक नहर का निर्माण भी करवाया। प्रश्न रहता है कि अशोक के समय पे सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर ने, कौन से गवर्नर ने पानी के निकास के लिए आपका किसका नहर का निर्माण भी करवाया? तुषास्प पे। और सुदर्शन झील की मरम्मत कराई, उसका नाम भी क्या है? तुषास्प। क्लियर हुई बात है यहां तक? अब चलते हैं, आपको दिखा देते हैं। आधुनिक समय में आपका इस तरीके से बना रखी है। गिरनार कहां पे पड़ती है आपकी? जूनागढ़ का है आपका, गुजरात में ही पड़ता है। ठीक है ना? गिरनार है जूनागढ़ एक ही बात है, यहाँ ध्यान रखना। ये सारे अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे, से आई डिडंट सी दैट। चलो तो कुछ चीजें देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से जुड़ा हुआ क्या है? एक अभिलेख है जो बताता है ये सारी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने के उसने राज्यपाल ने ये करवाया वो करवाया। पता कैसे पड़ेगा? अभिलेख से। तो कौन सा अभिलेख है? उसका नाम है रुद्रदामन का जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। अब लिंक हुई कहानी। अब रटना नहीं है, किताबों के हिसाब से नहीं चलना है। अभी हमने बात करी किसने आपके झील का निर्माण करवाया, जल्दी बताओ। निर्माण किसने करवाया? पुष्यगुप्त वैश्य ने। कहां का गवर्नर है ये? सौराष्ट्र का। ठीक है। किसके समय की बात हो रही है? चंद्रगुप्त मौर्य की। वेरी गुड। अब दूसरे नंबर पे इसकी मरम्मत कौन कराएगा? तुषास्प। किसके टाइम पे? अशोक के टाइम पे। इसने नहर भी बनवाई तुषास्प ने। कहानी होगी खत्म। ये चर्चा, ये बातें पता कहां से पड़ी है? तो पता पड़ी है रुद्रदामन का जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख है। रुद्रदामन आपका, अच्छा समय कौन सा है? 150 एडी का। वो लोग बीसी में है। ये अभिलेख कब का है? अभिलेख बहुत बाद का है। ठीक है ना? बाद का अभिलेख है। वो बताता है 150 एडी का, ईसवी का, ईसा पूर्व नहीं है, ईसवी का। रुद्रदामन का जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, इससे साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव कहां तक था? पश्चिम भारत तक फैला था। क्योंकि पश्चिम भारत की बात करेंगे, सौराष्ट्र की चर्चा कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कहां तक था? पश्चिम भारत तक भी फैला था। किससे पता पड़ती है? गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख से। किसका है? रुद्रदामन का। कौन सा शासक है? रुद्रदामन। बातें क्लियर हुई? कोई दिक्कत? चलो अब अंतिम पड़ाव पे चल रहे हैं आपके मौर्य प्रशासन के। आज पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक। सो हमारे पास में क्या है आपका? कंगनहल्ली जगह पड़ती है आपकी कर्नाटक में। कंगनहल्ली कहां पड़ती है आपकी? कर्नाटक में। और यहाँ पे एक शिलालेख है, उसमें पता पड़ा है अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक, राजा अशोक उल्लिखित है। देखो यहाँ कंगनहल्ली में एक क्या है? प्रस्तर रूप चित्र मिला है, पत्थर का रूप चित्र। ठीक है ना? इंग्लिश में कहते हैं आपका रिलीफ स्कल्पचर। रिलीफ का मतलब जैसे कोई पत्थर उभरा हुआ, उसी पे आपका ये बना दी मूर्ति टाइप की। अलग से मूर्ति नहीं है, उसी पे पत्थर पे नहीं होता है। हम वो काट देते हैं, साइड का काट देते हैं, केवल मूर्ति उभर के आ जाती है। ठीक है ना? उसको कहते हैं रिलीफ स्कल्पचर।
अशोक कहां से देखने को मिला? कंगनहल्ली, कर्नाटक, वहां पे अभिलेख मिला है, वहां पे रान्यो अशोक ये आपका सब देखने को मिलता है। उसका मतलब है आपका राजा अशोक। ठीक, इतनी बात होगी। ये एक्स्ट्रा था आपका, एक एग्जाम में पूछा गया है एसएससी वगैरह के। आ जाओ, अब एक और प्रश्न है जो आपके पीसीएस वगैरह में पूछा गया है, ये प्रश्न ही है आपके, ठीक है ना। अब उसमें क्या है, मौर्य ने विकास किया किस चीज का? हिंदू पुस्तक साम्राज्य का। ये सही है, मौर्य ने किसका विकास किया? पढ़ भी रहे, साथ में हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं, पीवाई क्यों कर रहे हैं, आई हुआ प्रश्न है, ऐसे एग्जाम पूछता है। हिंदू पुस्तक का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए भारत का मैप है, ये हिंदू कुश पर्वत आपका इधर पड़ता है ना, ठीक है ना। हिंदू पहाड़ियां तक था उनका, अरे इधर सौराष्ट्र वगैरह में भी था, बाकी इस तरीके से देखोगे तो बहुत सारी जगह पे है। तो हिंदू पुस्तक साम्राज्य था, विकास किया मौर्य ने, सही है, ये भी सही है। दूसरा, प्रांतीय विभाजन किया, अभी हमने बात करी थी, प्रांतों में कुमार बैठाई या आर्यपुत्र बैठाई या राष्ट्रीय बैठाई, सही बात है कि नहीं? प्रांतों में विभाजन था, अभी हमने चर्चा करी थी, कौन से? सौराष्ट्र प्रांत की। दो गवर्नर की हमने चर्चा करी, एक है पुष्यगुप्त वेस्ट और दूसरा कौन है? तुषास्प, जो अशोक के टाइम का, ठीक है। और पुष्यगुप्त किसके टाइम पे है? चंद्रगुप्त के टाइम पे। ओके, अच्छा, संस्कृति कला साहित्य का विकास हुआ, खूब अच्छा खासा हुआ, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट सही थे। एक चौथा पॉइंट जो गलत था वो था सोने के सिक्के का विकास नहीं किया। आप कहोगे सोने के सिक्के तो हमने देखे जिनको निष्क बोला जाता था, क्या बातें कर रहे हो आप? मेरा प्रश्न क्या है, समझे ही नहीं आप? क्या इन्होंने डेवलप करा, इन्होंने खोज करी, इन्होंने निर्माण करा? अरे चले आ रहे थे, अब देखेंगे किसने करा, थोड़ा इतिहास की तरफ लेके चलेंगे, ठीक है ना। वर्ल्ड में इन्होंने नहीं किया, इनसे पहले कोई कर चुका है, ये तो उस परिपाटी को निभाते आ रहे थे। और इनके टाइम के सोने के सिक्के को निष्क बोला जाता है, वो बात अलग है। दोनों बातें, प्रश्न समझ रहे हो? प्रश्न कहता है विकास किया, विकास इनने नहीं किया, हालांकि इनके टाइम पे सोने के सिक्के थे जिनको निष्क बोला गया। चलो, तो हम पहले लेके चलते हैं आपको, कहां पे आपका सोने के सिक्के की पहले आपके खोज हुई, तो उस चीज को देखेंगे। सबसे पहले आपको टर्की की ओर लेके जाते हैं। टर्की की राजधानी अभी क्या है आपकी? अंकारा, ठीक है ना। तो ये देखिएगा, ये इंडिया है और यहाँ से पाकिस्तान ईरान होते हुए यहाँ मिलेगा आपको टर्की। ऊपर क्या है? काला सागर, यहाँ पे क्या है? भूमध्य सागर, ठीक है ना। ये सारी चीजें, ऊपर क्या है आपका? ब्लैक सी, थोड़ी लोकेशन हुई वहां पे, समझ आई थोड़ी बहुत, ठीक है। अब चलते हैं आपका इसके जो टर्की है, ठीक है, ये टर्की है ना, इसके ऊपर क्या है? ब्लैक सी, और यहाँ पे क्या है? सी ऑफ मारमारा, बॉस्फोरस स्ट्रेट यहाँ पे है। इसके बाद में ये चीज देखने को मिलेगी, एजियन सी यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये पहले आपके उनकी सी की बात करते हैं, ब्लैक सी, मारमारा और एजियन सी, और नीचे क्या है? मेडिटेरेनियन सी। 4 सी की बात करते हैं, एग्जाम में पूछ लेता है ना क्रम में, तो हम ऐसे ही सजाएंगे, ऐसे करके चलेंगे। सबसे पहले क्या है? ब्लैक सी, मारमारा, फिर उसके बाद में एजियन, फिर उसके बाद में आपका मेडिटेरेनियन, ठीक है। सो आपका क्या है? सबसे पहले ब्लैक, उसके बाद में मरमरा, फिर उसके बाद में एजियन, फिर उसके बाद में मेडिटेरेनियन। अब कीवर्ड करो, ठीक है ना। ब्लैक बूटी, क्या क्या कुछ बनाओ इसका? ब्लैक क्या? ब्लैक की चीजें खाओगे तो मरमरा, उसके बाद में एजियन, फिर मेडिटेरेनियन, पता नहीं यार, कुछ नहीं, बना लो एक बार, कुछ बनाओ, देखो दिमाग चलाओ। हाँ, ब्लैक, मरमरा, एजियन और उसके बाद में मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन से आपका मदिरा कर लो, चाहे इधर से कर लो, वैसे आपका ये ज्यादा सही रहता है डायरेक्शन, हमेशा ऐसे चलो, रूल है आपका मैप याद करने का, ठीक है। बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। तो टर्की के चारों तरफ के माहौल को हम फिर से एक बार लिंक करते हैं, समझेंगे चीजें हैं क्या। हमने बात करी आपका क्या है? ब्लैक सी ऊपर कोई चीज, मान लीजिए इमेजिन कर लो कोई चीज आपकी ब्लैक में है, तो पहले सी की बात करेंगे, तो एक ब्लैक सी है, दूसरा सी ऑफ मारमारा है, उसके बाद में एजियन है, उसके बाद में कौन सा आपका? मेडिटेरेनियन। इनको इनके रूप बदल ले रहे हैं याद करने के लिए, है रहेंगे वही सी, लेकिन रूप बदल ले रहे हैं। मान लीजिए कोई चीज ब्लैक में है तो उसके लिए मारामारी होती है कि नहीं है, और आप क्या कहते हो? आज जिएंगे या मरेंगे? किसके लिए? आपके मदिरा के लिए। तो ऊपर थी ब्लैक में मारामारी हो रही, आज जिएंगे मरेंगे, वो क्या है? मदिरा। तो ब्लैक सी, सी ऑफ मारमारा, उसके बाद में एजियन सी, उसके बाद में आपका, अच्छा एक और चीज है, अब इनके बीच में क्या है? स्ट्रेट है। स्ट्रेट का मतलब जल संधि या जल डमरू मध्य, ठीक है। तो ये है आपका स्ट्रेट ऑफ बास्फोरस। कौन सी आपकी? बास्फोरस, ठीक है। कोई चीज आपने यहां से, पी से ब्लैक सी हो जाएगा, ब्लैक सी की साइड पे कौन सी है? बास्फोरस वाली। एक तो ऐसे लिंक कर लो, या फिर ऐसे कोई चीज ब्लैक में तो तुमने रखी रहेगी तो उसमें बास मार गई, ऐसे कर लेना, सी ऑफ बास्फोरस। इसके आगे क्या है आपका? फिर मारामारी हुई, बास्फोरस के बाद में क्या था? मरमरा। मारामारी हुई तो दर्द तो होगा ही, दर्द नेलस, क्या है आपका? दर्द नेलस। दर्द नेलस भी क्या है आपका? स्ट्रेट है। 2 संधियां हैं और 4 क्या हो गए हमारे? सागर हो गए, ठीक है। ये हमने पूरा आपका क्षेत्र कर दिया। अब मैं क्यों बता रहा था उसके पीछे रीजन जानिएगा। ये जो टर्की है अगले वाले कंसेप्ट पे, क्योंकि हम लेके आ रहे हैं कहां पे कि किसने सोने के सिक्के आपके पहली बार शुरू करे दुनिया में, ठीक है। तो एक समय है, उत्पत्ति कब हुई है सोने के सिक्कों की? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व,
नॉर्मली किताबों में नहीं है, ये आपका थोड़ा रिसर्च का इशारा है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई और जगह है सर आपकी अनातोलिया। कौन सी वाली है? अनातोलिया जगह है जिसको एशिया माइनर बोला जाता है, टर्की बोला जाता है। कोई दिक्कत? अभी टर्की से लेकर आ रहा था, ठीक है। क्या आपका अनातोलिया में हुई थी आपकी, जिसको हम क्या बोलते हैं एशिया माइनर या जो कि अभी वर्तमान में कहां पड़ता है? टर्की में पड़ता है। और इसके वेस्ट में है सर आपका लिडिया। कौन सा आपका? लिडिया। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें तो टेक्निकली तो 546 बीसी में ये आपका पहली बार देखा गया। कौन? आपका सोने का सिक्का। पता पड़ी लोगों को कैसे? दूसरे लोगों ने अपने अकाउंट से बोला, क्योंकि एक राजा है लिडिया का जिसका नाम है क्रॉसस। क्या नाम है? क्रॉसस। कहा जाता है इसी ने आविष्कार किया था सोने के सिक्के का। और ये राजा था कहां का? लिडिया का। लिडिया भी टर्की में पड़ता है, वेस्ट टर्की में पड़ता है, जो अभी हम तुर्की बोल देते हैं हिंदी में भाई, उसी को इंग्लिश में टर्की बोल देते हैं। वेस्ट टर्की में ही है आपका लिडिया, और थोड़ा इधर ईस्ट वाले साइड में या बाकी हिस्से में आपका अनातोलिया है। कोई दिक्कत? ठीक। यहाँ पे अच्छा बात करें लिडिया की तो 1200 ईसा पूर्व से लेकर के आपका 546 तक ही रहा, क्योंकि 546 में तो इसको पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया। किसने? आपके फारसियों ने। तभी तो पता भी पड़ी कि इसके पास में सोने के सिक्के थे। समझ आ रही बात है? तो ये हुई आपकी कहानी आपकी। अच्छा बात करेंगे लिडिया लौयुगीन आपका साम्राज्य था, और 546 के टाइम पे क्रॉसस इसका राजा था, इसको पकड़ा गया जिसने आपके आविष्कार किया था सोने के सिक्कों का। कहते हैं कि बाद में फारसी के राजा वोनोन से फारस का राजा, उसने भी सिक्के डाले थे। कब? आपके लगभग एज ए गिफ्ट के रूप में 1 ईसा पूर्व में, लगभग 1 ईसा पूर्व में, सॉरी ईस्वी में, 1 ईस्वी के तकरीबन, ईसा पूर्व नहीं, 1 ईस्वी के तकरीबन आपके फारसी राजा नाम है उसका वोनोस, उसने भी आपके डाले थे। ये हुई हमारी आपकी सोने के सिक्के की आपकी कहानी। चलो थोड़ा एक बार वापस लेके चलता हूँ। अनातोलिया आपका यहाँ पे पड़ता है, ठीक है ना। थोड़ा वेस्ट में यहाँ पे पड़ता था कौन? आपका लिडिया। लिडिया का राजा कौन है? क्रॉसस। 546 ईसा पूर्व में सोने के सिक्के का आविष्कार किया, फारसियों ने पकड़ लिया था इसको लेकर के। यहाँ अनातोलिया जिसको क्या बोला जाता है? एशिया माइनर। बोगज कोई अभिलेख कहाँ है? एशिया माइनर में। कुछ कहानी आगे भी याद आएंगी, इसलिए मैं जानबूझ के कराया इसने मैंने, ठीक है ना। अच्छा यहाँ तक बातें हो गई। अभी बताओ, अभी हमने टर्की एक एक्स्ट्रा पढ़ा है, टर्की के चारों तरफ की बातें बताओ। सबसे पहले बताओ समुद्रों की बात करेंगे। ऊपर क्या आपका? ब्लैक सी। ब्लैक सी आगे कौन सा पड़ेगा? मारमारा। उसके बीच में, इन दोनों के बीच में स्टेट बताओ, बास्फोरस। उससे आगे चलोगे मारमारा के बाद में तो सबसे पहले आगे क्या पड़ेगी? स्टेट पड़ेगी। स्टेट का नाम बोलो, डर्डेनेल्स। मारामारी उधर होगा, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था आपका? एजियन। आगे क्या है? भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन। मेडिटेरियन नहीं होता, मेडिटेरेनियन होता है, ठीक है ना। टेरेन से शब्द बना, मेडिटेरेनियन, ठीक है ना। मेडिटेरियन नहीं होता। चलो यहाँ तक बात हो गई, हमने ये भी एक्स्ट्रा याद कर लिया, ठीक है। अब आ जाओ, हमने एक बात करी थी यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमने छोड़ा था प्रांतीय विभाजन। यहीं से बातें आपको आगे रहेंगी, आपके नोट्स में यहाँ पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लेके गए कुछ प्रांत हैं, कुछ प्रांतों को देख लेते हैं जो मौर्य काल में थे, जो अक्सर एग्जाम में देख लिए जाते हैं। प्रांत और उनकी कैपिटल। उत्तरापथ आज के समय में क्या है आपका? उत्तरापथ क्या है बताओ जल्दी से। टेंटेटिव हेरी लिस्ट में है आपका, ठीक है ना। तो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी, तक्षशिला उत्तरापथ। मौर्य काल में इसका नाम आपका उत्तरापथ हो गया था। उससे पहले क्या था? 16 महाजनपद। कब क्या कैसे नाम था वो अलग चीज है, ठीक। तक्षशिला। अच्छा उत्तरापथ की राजधानी दक्षिणापथ। अब उत्तर की बात होगी तो दक्षिण में आ जाओ। दक्षिणापथ की राजधानी क्या है? स्वर्णगिरी। किसके प्रांत है? मौर्य काल के। ये नहीं है कि आपका इतिहास में नीचे पहुंच के। तो दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी, जो कहां पर थी? आपकी कर्नाटक की। ये अक्सर एग्जाम में रहता है, छोटी मोटी परीक्षाएं जितनी भी है ना, अक्सर ये देखने को मिल जाता है, इसलिए मैंने 4-5 प्रांत डाल दिए। भैया एक एक नंबर बटोर नाम है कैसे भी करके। आपने देखा होगा स्वर्णगिरी चर्चा में आएगा, आपको ये भी पता पड़ेगा कर्नाटक में। दक्षिणापथ की बात होगी। आगे चलो, प्राच्य या आपका प्राची या प्रासी, पूर्व प्रांत का प्रदेश या पूर्वी प्रांत प्रदेश, पूर्वी प्रांत या प्रदेश कहें, पूर्वी प्रदेश कहें। ये इसकी राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। पूरे मौर्य साम्राज्य को कुछ प्रांतों में बांटे मोटे मोटे। तो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी जो कि कर्नाटक में है, और पूर्वी की बात करें तो कौन सा आपका? प्राच्य। प्राच्य में ही क्या है? पाटलिपुत्र। जहां पे उनकी खुद की राजधानी भी, वो कहां है? आपके पूर्वी प्रांत में, जहां पर राजा खुद रहता है। एक और है इनका अवंती राष्ट्र। मैंने बोला था प्रांतों को राष्ट्र भी बोलेंगे। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी, वैसे भी आपको पता है उज्जैनी, ऐसे ही ध्यान रखना। उस टाइम पे इसका नाम क्या? अब उज्जैन कह देते हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसे ही लिखी जाती थी उज्जैनी, ठीक है ना। अपनी तरफ से दिमाग मत लगाना कि सर जी ने कैसे लिखा, उज्जैनी तो ऐसे लिखा जाता है। हम लोग होशियार बन जाते हैं ना कई बार। चलो, कलिंग की राजधानी तोसली, एक एग्जाम में पूछी गई है। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली, ठीक है। तो ये आपका मौर्य काल आपका पूरी तरह से खत्म हो गया। ये है आपका लास्ट, ठीक। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई हो।
अब बस रिवाइज करिएगा, खुश रहिएगा, ख्याल रखिएगा। आपकी नोट्स मिल जाएगी आज, ठीक है, आज आपकी नोट्स मिल जाएगी, क्योंकि चैप्टर खत्म होने पे तक मैं कुछ चीजें सुधार करता रहता हूँ, इसलिए नहीं डालता हूँ। अब आप इसको लिख भी लेना, चाहो तो रिवाइज भी कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।